ठीक है, एनालिसिस पावर अगर आप डेवलप करते हो, मेरे साथ अक्सर ये होता है, मैं करंट अफेयर्स जैसी चीज पढ़ाता हूं और मैं नॉन स्टॉप 5 से 6 घंटा, अगर किसी ने नीति आयोग की क्लास मेरी की होगी, नॉन स्टॉप उस गर्मी में नॉन स्टॉप 5 घंटे बिना ब्रेक के मैं पढ़ाता था, और कोई बच्चा उसमें उठ के नहीं जाता। और कई बार ऐसा भी होता है, मुझे मेरा लास्ट अभी उस दिन भी शायद जब सेमिनार लिया था, पेरेंट्स आए हुए थे, और इससे पहले पेरेंट्स आगे वो बोलते कि 3.5 घंटा हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि आपने ना पेपर उठाया, ना आपने कोई बुक देखी, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन याद कैसे रहती है। ठीक है, और हार्डली मुझे 15 से 20 मिनट टाइम नहीं मिलता है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। इट्स एनालिसिस पावर कि आप चीजों को कैसे एनालाइज कर लेते हैं। कई बार आप आश्चर्य करेंगे कि मैं चलते फिरते चीजें देखता हूं, सुनता हूं, और मुझे मेरी क्लास के लिए वो सारा मटेरियल तैयार हो जाता है कि मुझे इस वाले एग्जाम्पल को यहां देना है। इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस पावर एंड यू कैन डेवलप इट। सबसे खास बात है, यू कैन डेवलप इट, कर सकते हो। मैंने मार्कर के बारे में बात किया था, ठीक है। सबसे पहले मार्कर को आपने देखा और इसकी आपकी मेंटल पिक्चर आपके दिमाग में तैयार हो जानी चाहिए थी। ये चाहे मार्कर हो, चाहे इंडिया चाइना रिलेशनशिप हो, डजंट मैटर। मार्कर सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो तुम्हें अपने दिमाग में एक मेंटल पिक्चर एनालाइज करनी चाहिए थी। आंसर ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। आपको सबसे पहले इट्स मेड बाय द प्लास्टिक, कितने लोगों ने लिखा? यह प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है। बेसिक इंफॉर्मेशन किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। उससे भी पहला यह मार्कर है। क्या है ये? मार्कर है। इसको आसान भाषा में लिखो, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये लिखने के कार्य आता है। कितने लोगों ने लिखा? राइट। इट्स शेप, किस पर आ गया? शेप पे। ये बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल, ना चौकोर है ना त्रिभुज है। द बेसिक इंफॉर्मेशन, व्हाट यू सी यू ऑब्जर्व। क्या लिखते हो? व्हाट यू सी, व्हाट यू सी यू ऑब्जर्व। ये यूपीएससी का सिद्धांत है। एक्चुअली में हम देखते तो हैं, हम ऑब्जर्व नहीं करते। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी चाहे तुम लोगों ने पूरे साल भर की बात कर लो, चाहे जब भी बात कर लो, हम देखते हैं लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। इंडस वैली सिविलाइजेशन, कितनी बार तुम लोगों ने यह शब्द अपनी आंखों के सामने देखा होगा, बट हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व इट, कि व्हाई इट इज नोन एज सिविलाइजेशन? प्लीज टेल मी। जो पुराने स्टूडेंट है वो भी और जो नए स्टूडेंट है वो भी, how many of you sit over there and find out the meaning of civilization, why it is known as civilization and why it is not called as a settlement? क्यों नहीं कहते इसको? जिस दिन तुम इन शब्दों का मतलब जानना शुरू कर दोगे, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं इसको, एंड ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट द एनालिसिस। एनालिसिस इज द मीनिंग ऑफ द, इस मार्कर को टुकड़े टुकड़े में कर डालो, ठीक है। अगला टुकड़ा क्या होगा? कलर, इसका रंग क्या है। कंपनी, इसकी कंपनी क्या है, जिस भी कंपनी का दिखा तो जरूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका कैरेक्टर क्या है। इट्स टेम्पोररी मार्कर, नॉट परमानेंट मार्कर, कि लिख दूं और मैं घिसता रहूं बैठ के इस पूरी क्लास भर, ठीक है। दिस इज अ टेम्पोररी मार्कर। कितने लोगों ने लिखा? 1 2 3 4। ये अस्थाई है, इसको मिटाया जा सकता है, ठीक है। इट कम इन द डिफरेंट कलर्स, ये कई रंगों में आता है, काला, नीला, अभी इसी बोर्ड पे लिखूंगा, डिफरेंट कलर्स। कितने लोगों ने लिखा? नेक्स्ट वन, इट इज रिफिलेबल, इसको दोबारा भरा जा सकता है, दोबारा भरा जा सकता है। 1 2, ठीक है। इट हैज कैप, इसमें कैप है, ठीक है। इसमें एक ढक्कन है ताकि इसको सूखने से बचाया जा सके। इट हैज स्पॉन्ज सिस्टम, इसके अंदर स्पंज है। एक और मार्कर आता है, इसमें जेल भरा जाता है, लॉन्ग ड्यूरेशन चलता है वो। इट इज स्पंज सिस्टम, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी, और ऊपर चले जाओ, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी इंक नीचे आती है, ठीक है। इंक जो है वो नीचे आती है, क्लियर। इट हैज इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर लगता है, इस पर लिखा होता ना मार्कर 20 रुपए, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, कई बार पढ़ा होगा। सो इट कम्स अंडर द टैक्सेस, ये अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत आता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर है। अब मुझे बताओ ये पॉइंट्स किसने कवर किए? इट इज मेड बाय द फॉरेन कंपनी, जिस कंपनी जिसने बनाया है वो फॉरेन कंपनी है, नॉट बाय द इंडियन। क्लियर। इट्स हैज अ मोर ड्यूरेबिलिटी देन चॉक। कितने लोगों ने लिखा? मोर ड्यूरेबिलिटी देन चॉक, ठीक है।
मोर यूजर फ्रेंडली देन चॉक, बिकॉज चॉक में डस्ट निकलती है और इसमें जो हजार्डियस टॉक्सिक डस्ट नहीं निकलती। कितने लोगों ने लिखा? नाउ प्लीज एवरीबडी मस्ट सी देयर, मैंने उतना ही टाइम लिया जितना आपने लिया। एवरीबडी मस्ट सी देयर ओन पॉइंट्स और मेरे पॉइंट्स देखो, मेरे पॉइंट्स देखो और अपने पॉइंट्स देखो, दोनों के बराबर ही हैं, बट यू हैव टू। ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल, इसको शायद तुम सालों से देखते चले आ रहे हो। You have to analyze the relationship between India and America, India and Russia. You have to analyze between our Indian polity and poverty, कि हमारी राजनीति हमारे लोगों को गरीब ही क्यों बना के रखना चाहती है। You have to analyze between our society and agriculture, distress in agriculture, कृषि में होने वाली हानि हमारे समाज से कैसे जुड़ी हुई है। You have to analyze the value addition in agriculture and farmer suicide, किसानों की आत्महत्या और किसानों में वैल्यू एडिशन, मूल्यवर्धन के बीच में तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा। Analysis is the biggest power a UPSC aspirant can attain. जिस दिन तुम्हारे अंदर ये आ गया, तुम्हारी क्लासेस तुम्हारी हो जाएंगी, तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। अब जरा पॉइंट्स मुझे देख के बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू ब्रेक दिस इंफॉर्मेशन इनटू मल्टीपल पॉइंट्स। अभी सिंथेसिस की बात नहीं कर रहा हूं, सिंथेसिस इसका अगला प्रोसेस होता है। सिंथेसिस में दो अलग अलग इंफॉर्मेशन को देखकर, तीन अलग अलग इंफॉर्मेशन को जोड़कर एक नई इंफॉर्मेशन बना देने को सिंथेसिस बोलते हैं। व्हेन इट इज मेड बाय द प्लास्टिक, सिंथेसिस का एग्जांपल बताता हूं। एंड प्लास्टिक इज अ एनवायरमेंटल, ये क्या होता है? हैजार्ड करता है। इट इज नॉट डिग्रेडेबल। व्हाट हैपन? इट इज मेड बाय द बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स। ये सिंथेसिस है। क्या करें कि हम इसको प्लास्टिक में बनाने की बजाय हम इसको बायोडिग्रेडेबल यानी जैव रूप से अपघटित होने वाले तत्वों के रूप में बना दें। राइट, नेक्स्ट वन, What happened if its ink converted into gel? अगर हम इसकी इंक को जेल में कन्वर्ट कर दें, इट विल बी मोर लॉन्ग लास्टिंग। मे बी समटाइम इसमें इंक लीक हो जाती है, दिक्कत होता है। What happened अगर हम इसको इंडियन कंपनी से बनाए तो हम फॉरेन रिजर्व्स को अपना क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, तो ये चीजें हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, जिसमें नोन एज सिंथेसिस प्रोसेस। इसको हम लोग संश्लेषण कहते हैं। बट जब तक तुम विश्लेषण नहीं करोगे तब तक संश्लेषण तुम्हारे बस का नहीं। डन रहा? सो मेक इट अ हैबिट। इसको आदत बना लो अगर यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो। ठीक है, ये एनसीईआरटी सब तुम्हारे साथ आ जाएंगी, अदरवाइज भारी पड़ जाएंगी बहुत ज्यादा। डन? तो आज के बाद से तुम्हें यही काम करना है। जब भी कोई इंफॉर्मेशन आए, मेक इन हैबिट। होमवर्क दे दूं, घर पे करके लाओगे कल? चलो लिखो कंप्यूटर सिस्टम। देखा तो होगा सबने, कंप्यूटर सिस्टम, एनालाइज इट। कंप्यूटर सिस्टम, नंबर 2, वाटर कूलर्स या पानी को ठंडा रखने वाली बॉटल्स। लिखो, पानी को ठंडा या गर्म रखने वाली बॉटल्स। थर्मल इंसुलेटर बॉटल्स, ताप प्रतिरोधी बोतलें। अब कहोगे सर ये क्या दे रहे हो, लेकिन मजा आएगा तुम्हें, जरा करके देखना। तो थर्ड वन, व्हाट हैपेंड इफ गांधी वॉज नॉट इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। और लिखो, और टफ कर देते हैं, क्या होता यदि गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ना होते। गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ना होते, एक इमेजिनरी सिचुएशन है। व्हाट हैपेंड इफ गांधी वर नॉट प्रेजेंट इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। ये वियर्ड सिचुएशन है। जिसने वो बुक पढ़ी होगी, सत्य के मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, लिखो। बोलना कुछ नहीं है, बोलने का एग्जाम ही नहीं है। जब बोलने के लिए कहूंगा तब बोलना। डन? व्हाट हैपेंड, एक और क्वेश्चन लिखो। अर्थ 40 डिग्री झुकी होती। व्हाट हैपेंड व्हेन अर्थ टिल्टेड 40 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस। अपने अक्ष पर 40 डिग्री झुकी होती। 40 डिग्री, 23.5 झुकी हुई है ना, 40 डिग्री झुकी होती। एनालाइज इट। 40 डिग्री, ये मेरा फेवरेट, ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है मेरे, एनालाइज करके लाना है। सो इट्स अ बेसिक एग्जांपल। थिंक इट। थिंकिंग करने में आपको न्यूट्रल अप्रोच लेकर आना पड़ेगा। ठीक है,
और आपको सोचना पड़ेगा उस जो भी सिचुएशन आप थिंक कर रहे हो उसकी मेंटल पिक्चर आपके दिमाग में बननी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली आप में से कई लोगों को मैंने रियलाइज किया है आप लोग के पास इमेजिनेशन पावर की बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, आपके दिमाग के कुछ सेल्स हैं जिसको बहुत ट्यून करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डेवलप एनालिसिस पावर। यूपीएससी इज नॉट अबाउट मग अप द इंफॉर्मेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। सो हमने दूसरे पॉइंट पर डील किया कि हमें एनालिसिस प्रोसेस को लेकर आना पड़ेगा। हम जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं हमें उसको उसकी मीनिंग और एप्लीकेशन यानी उसके ब्रेक्स हमें लेकर लाने पड़ेंगे। सो दूसरा हमारा टॉपिक रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हमें पढ़ना है। अगला कोर इशू जो है यूपीएससी के लिए वो है आपका वैदिक पीरियड। यहां से आर्यंस आ जाते हैं और हड़प्पन कल्चर गायब होता है। तो नेक्स्ट वन इज वैदिक पीरियड, वैदिक काल। एक नया कल्चर इंडिया में आता है, एक नया सेटअप आता है, यज्ञ आ जाते हैं। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बिल्कुल अलग था। हड़प्पन को बोला जाता है वो मैट्रियार्कियल सिस्टम था और वैदिक को बोला जाता है पैट्रियार्कियल था, यानी कि वो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी और ये पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। तो दिस इज नोन एज वैदिक पीरियड। व्हाई दिस इज नोन एज वैदिक पीरियड? बिकॉज वेद वॉज द बेसिक ऑफ ऑल सिस्टम, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, रिलीजियस सिस्टम हो, वेदास वॉज सब कुछ। वेद जो थे वो सब कुछ, स्पेशली स्टार्टिंग ऑफ द ऋग्वेद से। सो केवल ये वेद के ऊपर डिपेंडेंट थे, इसलिए इसको वैदिक काल नहीं कहा जाता। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इन्होंने अपने वेद से सब कुछ निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। और वैदिक पीरियड जब आगे बढ़ता है तो इसमें कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं और इसमें जो कास्ट सिस्टम इनपुट हो जाता है और वहां पर जो धर्म होता है बहुत कठिन हो जाता है। जब भी कोई रिलीजन ठीक है टफ होता है तो उसको हमें लिबरल करना पड़ता है, उसमें हमेशा कुछ कनेक्शंस आते हैं। और कनेक्शन हमारे इंडिया में दो बहुत बड़े आते हैं, एक को बोलते हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैन एवं बुद्ध धर्म यूपीएससी के सबसे फेवरेट। ये सिर्फ दो लोग नहीं थे, ये दो अलग अलग टीचिंग्स, दो अलग अलग मैथोलॉजीज, ये दो अलग अलग जो सेगमेंट्स हमारे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब रिलीजियस सिस्टम या लाइफ सिस्टम से अलग हटकर पॉलिटिकल सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजा, शक्ति, पैसा, ठीक है, धन, कानून बनाने की ताकत। और वहां से हमारा सबसे पहला जो सबसे बेसिक सेगमेंट दिखाई पड़ता है वो होता है मौर्यन पीरियड, मौर्य काल। इसके बाद पोस्ट मौर्यन, उत्तर मौर्य काल, नेक्स्ट वन गुप्त पीरियड, गुप्त काल। पोस्ट गुप्त पीरियड, पोस्ट गुप्त पीरियड, उत्तर गुप्त काल। डन। ये हमारा हिस्सा रहा इतिहास में प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। ठीक है, एंशिएंट इंडिया का पार्ट रहा है हमारा। अभी रुको, मैंने कॉन्सेप्टर बैच के लिए इन टॉपिक्स पे स्पेशली फोकस क्यों किया ये जानना बहुत जरूरी है। क्या मौर्य और गुप्त के बीच में कुछ नहीं था? क्या वैदिक और मौर्य के बीच में कुछ नहीं था? क्या बीच में कोई गैप था? लेकिन वहां पर फोकस क्यों किया गया? यूपीएससी में आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो अगर हर चीज पढ़ने पे बैठ जाओगे तो शायद 5 साल में हिस्ट्री में पीएचडी भी ढंग से लोग नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, एंड यू हैव अ लिमिटेड टाइम। याद रखिएगा, जब आप यूपीएससी में जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या साइंस, कुछ भी, आपका पर्पस होता है इसके एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को जानना। एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी काम क्या करता है? मैनेज करता है चीजों को। मैनेज किसको करता है? वो राजनीतिक व्यवस्था को भी मैनेज करता है, जो आप गवर्नमेंट गवर्नेंस चलेगी,
वो इकोनॉमिक सिस्टम को आपको पता होगा कलेक्टर कहा जाता है। क्या बोलता है? कलेक्टर। अंग्रेजों ने नाम दिया था। जो आपका डीएम होता है वो इज ऑल्सो नोन एज कलेक्टर। ठीक है, तो कलेक्टर का मतलब होता है वन हु कलेक्ट द रेवेन्यू, वो जो राजस्व को संग्रहण करता है, यानी इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट होता है। देन इट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। मजिस्ट्रेट का मतलब वन हु हैज द न्यायिक पावर, जिसे कहते हैं कि वो जुडिशियल पावर भी होता है। यानी तुम जिस पद के लिए जा रहे हो वहां पर तुम्हारे पास शासन की शक्तियां, तुम्हारे पास आर्थिक शक्तियां और तुम्हारे पास निर्णय लेने की शक्ति यानी कि न्यायिक शक्तियां तुम्हारे साथ इनपुट चली जाएंगी, और साथ साथ आप समाज को आगे ले जाने का काम करोगे। तो अभी मेरी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुई थी, एक न्यायिक व्यवस्था में 3 चीजें इंटीग्रेट होती हैं। एक उसका कल्चर, दूसरा उसका इकोनॉमी और तीसरा उसकी शासन व्यवस्था यानी गवर्नमेंट मेथड्स होते हैं। आपके पास ये तीनों रहेगा, इसीलिए आईएएस सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। जितने भी मैंने नाम लिखे हैं इनकी एक खास बात है, ठीक है। इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इन सभी से खास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन वो होते हैं, वो सभी शासन काल, वो सभी समय काल जिन्होंने भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में वैल्यू एडिशन करने का काम किया। याद रहेगा, वैल्यू एडिशन करने का काम किया, मूल्यवर्धन बोलते हैं इसको। व्हाट गुप्ता डिड फॉर अस, मौर्यन काल क्या था, उससे पहले हम महाजनपदों में बटे हुए थे, और उसके बाद जो है वो चाणक्य का पीरियड आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड आता है, अखंड भारत की नींव रखी जाती है। ठीक है, यूनिफाइड इंडिया, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा जो एरिया था वो एक शासन के अंदर आता है, राइट। अगर हम बात करें हड़प्पा वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन कल्चर। उस समय जब दुनिया को अर्बनाइजेशन का पता भी नहीं था, एक ऐसा कल्चर था जहां पर स्नान करने के लिए स्थान सड़कें 90 डिग्री पर काटती थी, घर के पीछे जो है कूड़ा सड़क पर कभी नहीं फेंका जाता था, वन ऑफ द बेस्ट सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम, यानी एक बूंद पानी जो है वो शहर के अंदर नहीं रुकता था, इतने बड़े बड़े अन्नागार यानी कि जो है वो क्या होते थे, स्थान रखते थे, अन्न रखने के स्थान होते थे। ये सारा किसी भी एक जो है वो मोस्ट डेवलप जो है वो हिस्से में हो सकता है, अदरवाइज इसका होना पॉसिबल नहीं है। ये क्या था? दिस वाज द वैल्यू एडिशन। आज के डेट में अगर तुम कहीं के डीएम हो, क्या तुम नहीं चाहोगे तुम्हारे शहर की नालियां कभी भी ओवरफ्लो ना हो, तुम्हारे लोगों को प्रॉपर जो है वो स्टोरेज सिस्टम मिले? आज उठाकर देख लेना, आज की खबर है, अभी जाने कितना, अभी बारिश शुरू हो रही है, जाने कितना अनाज हर साल सड़ जाएगा। हड़प्पा के पास इतने बड़े बड़े अन्नागार हुआ करते थे। आज आप देखते होंगे देश का, अभी आज सुबह की फ्रंट पेज की न्यूज है कि इस बार जो मानसून है वो कम रहेगा, लास्ट ईयर से कम रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है भारत की एक बहुत बड़ी भूमि जल संकट का सामना करने जा रही है। तुम डीएम हो, तुम्हारे क्षेत्र के अंदर ये जल संकट, वाटर क्राइसिस जन्म ले रहा है, और तुम्हें अपने लोगों को वाटर स्टोरेज देना है कि नहीं देना है? देना है ना। ये उस समय सिस्टम था, आज नहीं है। आज तुम्हारे शहर कैसे हैं? तुम कैसा शहर देखते हो? भीड़ से भरा हुआ, एकदम शांत? हैवी ट्रैफिक देखते हो या हर आदमी स्मूथली निकल जा रहा है? देखते हो कि नहीं देखते हो? ठीक है, झुग्गी झोपड़ी देखते हो अपने यहां? सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी देखते हो? नहीं देखते हो। लेकिन ये हमारे कल्चर में था ना। सो याद रखना, बहुत ही केयरफुली यूपीएससी ने सिलेबस बनाया है। जो फर्स्ट सिलेबस है वो सभी पॉइंट्स हिस्ट्री के जिन्होंने इंडिया के कल्चर, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, सोसाइटी में वैल्यू एडिशन करने का काम किया है, उसको बहुत ही आसानी से पिक किया है उन्होंने। वो सभी चीजें जिनको पढ़कर आप प्रशासन के गुण तत्व यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य पॉइंट को सीख सकते हो। ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो कल्चरल ऑटोनॉमी हो, या कल्चरल जो है वो सेगमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हो, वो सभी चीजें जिन्होंने इंडिया के कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी और गवर्नमेंट में वैल्यू एडिशन किया है, उन सभी को आपको दे दिया गया है। बड़े ध्यान से, गुप्त पीरियड को इंडिया में क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल। कैसे बना? क्या हमने सोने की खदानें खोदी थी? बट व्यापार, ठीक है, ट्रेड, वर्ल्ड के समय में दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रेड हम करते थे। आज क्या रीजन है कि इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे कम ट्रेड करता है? वो जिसकी तूती बोलती थी अंग्रेजों के आने से पहले तक 17.5% जीडीपी हमारे पास थी यूरोप की, और आज हमारे पास जो अभी इंडिया ईयर बुक आई है वो 1.9 से 2% केवल हो पाई है। सोच के देखिए इतना हमारा डाउनफॉल कैसे हो गया, इतना हम नीचे कैसे आए। तो ये जो चीजें हैं, ये जो वर्ड मैंने आपको दिए हैं केयरफुली, इन पर आपको स्पेशली फोकस करके रखना है। ये बुद्ध और जैन धर्म था जिसने हमारे जो ऑर्थोडॉक्स कल्चर था उसमें लिबर्टी लेकर आया था। सिर्फ इसी में नहीं, अगर आप देखोगे हर साल प्री में उठाकर देखोगे, बौद्ध स्तूप, ठीक है, जैन धर्म, इनका आर्ट एंड कल्चर, इनकी टीचिंग्स, ठीक है, अहिंसा, जो सबसे पहले आज गांधी को अहिंसा को देखते हो, वो टीचिंग कहां से निकल कर आई? जैन और बुद्ध से।
क्योंकि इस टाइम में क्या था, बलि की प्रथा हो गई थी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है वो जकड़न हो गई थी जातियों की। बुद्ध ने क्या किया, उसको रिलीज किया और एक नई प्रथा को जन्म दिया। तो आज अगर मैं बात करूं, जब तुम अपना संविधान पढ़ते हो तो हमारे संविधान में जब डीपीएसपी में आते हो तो उसमें यह तक कहा गया कि मनुष्य तो छोड़िए साहब, आपको प्राणियों पर भी दया दिखानी होगी। और आज हमारे पास एनिमल राइट्स हैं कि नहीं है, ये मुझे बता दीजिए। आज आप किसी कुत्ते को एक बार के दिखा दीजिए आप मुझे, आपके खिलाफ जो है वो पुलिस एक्शन हो जाएगा। हमने अपने संविधान में मनुष्य तो छोड़िए, जानवरों को भी प्राण बचाने का हक दे रखा है, उनको भी राइट्स दे रखे हैं। ये कहां से आया तुम्हारे यहां से? ये तुम्हारे इसी हिस्ट्री से निकल कर आया। तुम्हारा आज का संविधान इससे अछूता नहीं है, तुमने उन्हीं वैल्यूज को यहां पर इनपुट दिया। क्लियर है?